पति है मेरा, उसे उसी के घर में आने से रोक तो नहीं सकती ना। काम वाम छूट गया है क्या उसका? आधे से ज्यादा वक्त तो घर में ही पड़ा रहता है। पूछो मत, अपनी मूड का मालिक है वो। एक काम करें, अगर हम लोग एक साथ एक ही घर में रहे तो? बढ़िया, लेकिन वो यहाँ चौरीपुर में नहीं हो सकता। क्या हुआ? मुकेश घर पर होगा या फिर कामनी इस बेड़े प्रतीक के साथ होगा। ये प्रतीक ना कुछ ज़्यादा ही मुंह मार रहा है। हाँ यार, जब जाओ साला वहीं बैठा रहता है। ऐसा एक बार भी नहीं हुआ जब हम लोग वहाँ गए हों तो भाई साहब उठकर दूसरे कमरे में चले जाएं या घर से बाहर चले जाएं। यार अपना अच्छा चल रहा था यार, मिल बांट के। ये बेवड़ा प्रतीक कहाँ से आ गया है? बावला हो गया कामिनी के पीछे। शादी वादी करना चाहता है क्या? अब मुझे क्या मालूम, मैं तो उससे कुछ बोल भी नहीं सकता। मेरा दूर का रिश्तेदार जो है, और तुम्हारा तो साला है ना। मेरे पीठ पीछे तेरा इन दोनों के साथ भी चल रहा है, क्यों? बड़ा गुस्सा आ रहा? इतना हक तो मेरा पति भी नहीं जता था। हक है, इसीलिए हक जता रहा हूँ, समझी? और आज के बाद ये राहुल और राकेश जीजाजी यहाँ दिखने नहीं चाहिए। कभी नहीं मिलेगी तुमसे। अब इन चौरीपुर वालों को क्या पूछना है? ये वही जाने, अब बुलाया तो जाना पड़ेगा। प्रतीक ने तुम्हें कुछ बताया था? कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है? नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं बताया था, और मुझे जितना मालूम था वो मैंने बता दिया था। अब ये चौरीपुर थाने वाले कह रहे कि फिर से पूछेंगे। नीता के माँ बाप तो बहुत पहले ही गुजर चुके हैं, 2003 में। हाँ, उनको याद करके वो कभी कभी रो लेती थी, लेकिन उसके अलावा उसको कोई बड़ी परेशानी नहीं थी। राकेश, तुमने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि नीता अक्सर भौरा तालाब के पास अकेले घूमने के लिए जाती थी, जहां वो एक दिन अचानक डूब के मर गई। जी हाँ साहब। क्यों जाती थी नीता वहाँ? मुझे भी नहीं मालूम। मैं जिला परिषद में नौकरी करता हूँ। जब भी मैं दफ्तर में होता हूँ वो मेरे पीछे टहलने को चली जाती थी। उसको टहलने का शौक था। शनिचर हो या और कोई छुट्टी हो, वो मुझे भी घसीट के ले जाती थी वहाँ। तालाब उसको पसंद था साहब। और उस दिन आपकी पत्नी नीता 14 सितंबर 2012 को तालाब किनारे रोज की तरह ऐसे ही घूमने के लिए निकली थी। जी हाँ साहब। जब मैं शाम को घर लौटा तो दरवाजे पे ताला लगा हुआ था। मैंने काफ़ी इंतज़ार किया नीता के लौटने का। जब फ़ोन भी नहीं लगा तो मैं उसे गांव के गलियों में ढूंढने लग गया। फिर मुझे बहुत चिंता होने लगी। मुझसे रहा नहीं गया, मैं सीधा थाने आ गया। एक्चुअली राकेश ने हमें खुद बताया था कि उसकी पत्नी को अकेले टहलने का शौक था और वो अक्सर भौरा तालाब के किनारे बैठा करती थी। आप उसी रात गए थे तालाब पर देखने? जी नहीं, अगले दिन सुबह एक गांव वाले ने उसकी लाश पानी में तैरते हुए देखी। सितंबर होने के कारण काफ़ी बारिश हुई थी, तालाब भरा हुआ था। पर रमेश जी, था तो तालाब ही ना, कोई नदी या समंदर तो था नहीं कि पानी का बहाव खींचकर किसी को अंदर ले जाए। और नीता दास तैरना नहीं जानती थी। अब जो इंसान तैरना ना जानता हो वो पानी के अंदर इतनी गहराई तक क्यों जाएगा कि डूब जाए? आपको ये थ्योरी अटपटी नहीं लगी? लगी थी, और यही सवाल हमने भी राकेश दास के सामने उठाए थे। लेकिन काफ़ी खंगालने के बाद भी हमें ऐसा कोई भी एंगल नहीं मिला शक करने का जिससे कि कोई गड़बड़ की तरफ इशारा हो। सबसे पूछताछ की थी, उसके चाचा चाची से, उसके कजिन मोहन से, उसकी सिस्टर पूजा से, उसके दोनों भाई अरविंद और प्रतीक से भी, जो उस वक्त जिंदा थे। हर एंगल टटोला था। राकेश दास की तरफ से कोई दहेज की मांग थी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। नीता की तो शादी नहीं हो रही थी। उसके बाद राकेश मिला और वो अकेला लड़का था, ना कोई माँ बाप ना भाई बहन।
और वो तो इतना सीधा था कि शादी भी वो किसी मंदिर या किसी कचहरी में करने की सोच रहा था। पर हमने उसकी एक नहीं सुनी और बहुत धूमधाम से उन दोनों की शादी की। पुष्पा जी, क्या नीता आत्महत्या कर सकती है? मेरा मतलब उसे कोई परेशानी, पुराना प्रेमी वगैरह? नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। उसका कोई पुराना प्रेमी वेमी नहीं था। नीता तो एक बहुत खुशमिजाज किस्म की लड़की थी, कभी किसी परेशानी का जिक्र नहीं किया। जब माँ बाप चल बसे तब भी नहीं। चित्रापुर में जितने लोग राकेश और नीता को जानते थे सबसे पूछा हमने, पर ना ही कोई राकेश की तरफ से दबाव सामने आया जो सुसाइड इंडिकेट करे, और ना ही कोई मर्डर का मोटिव मिला। मैंने दोबारा शादी इसलिए नहीं की क्योंकि नीता मेरे अंदर जिंदा है साहब, मेरी सांसों में, मेरी यादों में। मैं उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता था। ऐसा प्यार था हम दोनों में, आज भी ऐसा। मोहन के क्रियाक्रम पर ना जाने की कोई खास वजह? नीता के जाने के बाद मैं ज़्यादा यहाँ वहाँ जाता नहीं हूँ, बस अपने आप में ही रहता हूँ। मुझसे पहले नीता को बहुत रिश्ते आए थे, लेकिन किसी से भी रिश्ता जमा नहीं। मेरा भी रिश्ता बहुत बाद में आया, जैसे किस्मत में हम दोनों का मिलना लिखा हुआ था, और अलग होना भी, वो भी इस तरह। नीता तैरना नहीं जानती थी? जी नहीं साहब। कभी तुम्हें शक नहीं हुआ कि शायद वो फिसली ना हो, उसे किसी ने धक्का दिया हो? लेकिन कौन कर सकता है ऐसा? वही जिसे नीता की मौत से फायदा होने वाला था, फिर अरविंद की मौत से, फिर प्रतीक की मौत से, और आखिर में मोहन की मौत से। क्या बात है कपिल जी, थाने आने में बड़ी आनाकानी कर रहे हैं? क्यों है मैडम जी, जब इस सब से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। नीता से लेकर मोहन, ये सभी जिस परिवार से जुड़े हुए थे उसी परिवार से आप भी हैं। इन चारों की मौत से इनके हिस्से की जायदाद किसको जाती? आपको? नहीं नहीं नहीं, आप ये गलत सोच रही हैं। चाचा जी ने सब में जायदाद बराबर से बांट दी थी, हमें इसमें से कुछ नहीं मिलता। और अरविंद और प्रतीक ने तो लगभग सारा पैसा पीने में ही उड़ा दिया था। गुस्सा था आपको कि सारी जायदाद सबको बराबर मिली, काबिलियत और ज़रूरत के हिसाब से नहीं। ये जुमले आप हम पर उठा रहे हैं, ये जवाब है आपके सवाल का कि हम दोनों मोहन के अंतिम संस्कार में क्यों शामिल नहीं हुए। एक एक करके जायसवाल परिवार के सभी वारिसों की मौतें हुई हैं कपिल जी, पर आपको कुछ नहीं हुआ पूजा जी? वही तो, इसी बात का तो डर लगा हुआ है हमें कि पता नहीं अगला नंबर कहीं मेरा या इनका ना हो। आप नहीं समझ सकती कि हम पर क्या बीत रही है। ऊपर से वो अरविंद और नीता एक ही तालाब में। धीरज जी, इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, ये हमें भी लगा था, क्योंकि जब अरविंद की बॉडी मिली तो मर्डर का एंगल ही सामने आया था। इनके फेफड़ों में भी पानी भर गया था, फर्क सिर्फ इतना है कि अरविंद जायसवाल नशे में था। अरविंद पियक्कर तो था ही, लेकिन डॉक्टर, दोनों भाई बहन एक ही तालाब में और दोनों की फिसलकर एक्सीडेंटल डेथ, ये कुछ जमा नहीं। थोड़ा अटपटा तो है, पर कोई और एंगल का सुराग है आपके पास? सर ये क्या कह रहे हैं आप? प्रतीक, फिर से पूछ रहा हूं, जिस तरह तूने अरविंद को डुबाकर मार डाला वैसे ही नीता को मारा था ना? नीता तो तैरना नहीं जानती थी, लेकिन अरविंद जानता था, इसलिए तूने अरविंद को इतना पिलाया कि वो तैरने के लायक ही नहीं रहा, है ना? सर क्या बकवास है ये सर। नीता दी से मैं सालों से मिला नहीं था, और अरविंद भैया तो कल दोपहर को ही घर से निकल गए थे। मैं तो अकेला घर पर बैठकर पी रहा था सर। अरविंद अकेला ही आता है साहब अपना माल लेने को, कल भी आया था, पूरा खंबा लेके गया। और उसका छोटा भाई प्रतीक? वो भी आता अपना कोटा लेने कल शाम को, ये 6-6:30 बजे। अब अपना तो धंधा है ना साहब, वो दारू बेचते थे दोनों को, लेकिन उनका वो चाचा है ना, सन्यासी चाचा नारायण जायसवाल, उन्होंने उन दोनों को बहुत समझाया, लेकिन कुत्ते की दुम कभी सीधी हुई है साहब। जायदाद को लेकर दोनों भाइयों में आपस में बैर था क्या? काहे की जायदाद साहब, पी पाके दोनों ने सब कुछ खत्म कर दिया है। डाउट तो तगड़ा था, लेकिन मर्डर साबित करने के लिए कोई सुराग नहीं मिला। रमेश जी, नीता के अलावा अरविंद, प्रतीक और मोहन, इन तीनों ने मौत के वक्त पी रखी थी। अब सवाल यह है कि इन्होंने पी रखी थी या इन्हें पिलाई गई थी जानबूझ के, ताकि ये मौत एक्सीडेंट लगे। लगता है किसी ने इनकी पेकड़ होने का पूरा फायदा उठाया। ऐसा लग रहा है जैसे कोई शराब पीछा कर रहा है जायसवाल परिवार का। आप ही सोचिए ना,
प्रतीक चौरीपुर से पाठक नगर चला गया, लेकिन फिर भी मौत ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। और जब प्रतीक की मौत की खबर आई तो हमारे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। और फिर मोहन। प्रतीक पाठक नगर शिफ्ट हो गया उस मुकेश और कामिनी के साथ। क्यों? ये तो हमें नहीं मालूम मैडम जी। वैसे भी वो अरविंद की संगति में प्रतीक सारा दिन शराब के नशे में ही डूबा रहता था। प्रतीक किसके साथ पीता था? अकेले ही पीता था सर। क्यों जी? हाँ साहब, और वैसे उसने हमको कभी बताया भी नहीं कि किसके साथ पीता था। या वो यहाँ चौरीपुर से अपना मकान बेच के आप लोगों के साथ क्यों आके रहने लगा? दरअसल वो हमारे साथ रहने नहीं आया था, हम ही उसके साथ रहने लगे थे। अरे इतना क्या सोचना, बेकार में यहाँ पर किराया दे रहे हैं और वहाँ मेरा इतना बड़ा घर है, तो रहने वाला मैं अकेला। आ जाइए ना वहीं। वैसे मुझे कोई एतराज़ नहीं है जी, मतलब पाठक नगर है भी अच्छी जगह यहाँ से, है ना? प्रतीक काफ़ी डरा हुआ था। उसकी नीता दीदी और अरविंद भैया की मौत के बाद वो अकेले नहीं रहना चाहता था, चौरीपुर ही छोड़ना चाहता था। और आपसे क्या छुपाना साहब, हमारी हालत काफ़ी खस्ता चल रही थी। पढ़े लिखे नहीं हैं हम साहब, जैसे तैसे करके मजदूरी करके पेट पाल रहे थे हम। हमको लगा कि किराया बचेगा, ऊपर से पाठक नगर में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ भी आने लगी थी। प्रतीक अब जब नहीं रहा तो वहाँ का किराया कौन देगा? चौरीपुर से तो ज़्यादा ही होगा। प्रतीक का सुन ही पड़ गए हैं हम मैडम। पता नहीं आगे क्या होगा, छोड़कर वापस शायद चौरीपुर ही लौटना पड़े हमें। तुम प्रतीक की बुआ के लड़के हो ना? जी साहब। तो मोहन की बुआ के लड़के हुए? जी सर। करीब का रिश्ता है, फिर भी ना तुम मोहन को कंधा देने आए और ना ही उसकी माँ पुष्पा का शोक बांटने आए। क्यों? नहीं आ पाए मैडम, हम बुरी तरह से हिले हुए थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। हम शोक में शरीक नहीं हो पाए तो गुनाह तो नहीं किया ना, हम खुद अपने शोक में थे। सलाम साहब। प्रतीक ने अपनी बाकी सारी जमीन शराब में गंवा दी, बस एक टुकड़ा बचा है। 20,000 आ जाते थे इससे महीने के। जो अब या कपिल और पूजा को जाएंगे या फिर राकेश दास को, नीता के पति को। जी साहब, अरविंद और प्रतीक को मारकर ये खेत पूजा और कपिल के हो सकते हैं, लेकिन नीता को मारकर इन्हें क्या मिला? सब कुछ तो राकेश दास को गया, और मोहन के बाद उसका हिस्सा उसके माँ पुष्पा को जाएगा। 27 जुलाई को जिस फर्जी नंबर से मोहन को विवेक मिश्रा के नाम से फोन आया था, उस वेंडर को ट्रेस किया, खूब कूटा पर कुछ निकला नहीं। प्रॉपर्टी का भी कोई एंगल बन नहीं रहा सर। अरविंद और प्रतीक पहले सब कुछ पी चुके थे, और नीता का जो कुछ भी था वो राकेश को गया। अब शायद राकेश को हटाने का प्लान बन रहा। सर, राकेश के बाद सारी प्रॉपर्टी पूजा और कपिल को जाएगी, और अब पूजा और कपिल को भी रास्ते से हटाने का प्लान बन सकता है सर। मोहन की प्रॉपर्टी पुष्पा जी को जाएगी, शायद अगला टारगेट वही हो। 4 मौतें हो चुकी हैं और पूरी पॉसिबिलिटी है कि चारों मर्डर्स हैं। पहले 2 वाकयात के बाद ही गहराई में जाने की जरूरत थी। खैर, हम एक और मौत अफोर्ड नहीं कर सकते। दिनेश, तुम्हें ये प्रॉपर्टी वाला एंगल सही नहीं लगता? सर, जो ग्राउंड रियलिटी है उससे तो नहीं लगता। तो जो भी ग्राउंड रियलिटी है उसे टटोलो, क्योंकि मेरा इंट्यूशन कहता है कि किसी ने ज़िंदगी और मौत के बीच का खेल शुरू किया है, और यह खेल बीच में ही रुका है। पर यह खेल कातिल नहीं जीत सकता, क्योंकि इस खेल को हमें जीतना है।
इस जायसवाल फैमिली के जिंदा बचे लोगों के फ़ोन रिकॉर्ड से एक बात तो साबित है कि लोग आपस में अच्छे से टच में थे। पूजा और कपिल राकेश के साथ और राकेश कामिनी के साथ इन लोगों की अक्सर बातें होती थी। सर ये सभी एक ही परिवार के हैं, तो आपस में टच में रहना कोई बहुत ज़्यादा शक करने वाली बात तो है नहीं। पर सर एक बात तो है जो खटक रही है। क्या साक्षी? सर 24 जुलाई के बाद, यानी कि मोहन के मर्डर के बाद, इन सब की आपस में एक बार भी बात नहीं हुई है। इंटरेस्टिंग। आगे? सर राकेश कामिनी और मोहन के साथ एक नंबर रेगुलर टच में रहता था। किसका है नंबर? राहुल जायसवाल का, इनका दूर का रिश्तेदार है। मोहन को अग्नि इसी ने दी थी। 24 जुलाई के बाद कोई भी रिश्तेदार टच में नहीं रहा और इनमें से कोई भी मोहन जायसवाल के फ्यूनरल में शामिल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सर शायद ये हमारी नज़र में नहीं आना चाहते हो। सर मुझे ये लगता है कि अगर हमने मोहन के केस को मर्डर केस नहीं माना होता तो शायद ये जो पहले 3 मौतें हुई हैं ये हमारी नज़र में नहीं आती। सर पहले इन्वेस्टिगेशन में नीता, अरविंद और प्रतीक की मौत एक्सीडेंट या सुसाइड रिपोर्ट किए गए थे, लेकिन एक बात का फर्क है, नीता और अरविंद के केसेस में कोई भी आई विटनेस नहीं थे, जबकि प्रतीक के केस में थे साइट पर काम करने वाले मजदूर। नॉट एग्जैक्टली दिनेश। हो सकता है कातिल ने बड़ी चालाकी से यहाँ भी कत्ल को एक्सीडेंट का लिबास पहना दिया। मैंने प्रतीक की डेथ फाइल देखी, उन मजदूरों ने ब्लैक एसयूवी को जाते हुए देखा, एक्सीडेंट के वक्त नहीं। तो हो सकता है लोकल पुलिस ने 2+2 की थ्योरी के हिसाब से प्रिज्यूम कर लिया, जैसे नीता दास और अरविंद जायसवाल के केसेस में बिना आई विटनेस के होते हुए भी उन केसेस को सुसाइड मान लिया। सर एक बात तो है जो मुझे बहुत पहले से पिंच कर रही थी, ये प्रतीक रहता था पाठक नगर में, पर एकाएक 21 जून को ये पंचनगर के हाईवे पे कैसे पहुंच गया, और वो भी इतने नशे में उसका सो कॉल्ड एक्सीडेंट हुआ। मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि चारों कत्ल हैं और आपस में कनेक्टेड हैं। जरूर 4 साल पहले ऐसा कुछ हुआ जिसके चलते सबसे पहले नीता को रास्ते से हटाया गया। ये जिंदगी और मौत का खेल 4 साल पहले शुरू हुआ होगा। पहली कठपुतली तभी नचाई गई होगी। पुष्पा, ग्रस्त आश्रम से सन्यास की ओर जाने वाला रास्ता एक तरफा है। जब यहां आकर रहोगी तो संसार के चक्रव्यूह का भंवर फिर से बनेगा। मोहन के जाने के बाद ये अकेलापन मुझे खाए जा रहा है। मैं जीऊं तो किसके लिए जीऊं? ये सारे सवालों का जवाब हर इंसान को अकेले ही सुलझाना होता है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरी जिंदगी का वो अध्याय अब खत्म हो चुका है। किस मिट्टी के बने हैं आप? ऐसे कैसे खून का रिश्ता खत्म कर सकते हैं? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? आपके खानदान में पूजा के अलावा अगली पीढ़ी का कोई नहीं बचा है। कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं। सभी कर्मों के चक्रव्यूह में एक पायदान से दूसरे पायदान आगे या पीछे बढ़ते हैं। सभी की अपनी यात्रा है। अब उसमें दुखी होकर तुम अपना अकेलापन और बढ़ाओगे। तो क्या मैं भी जान दे दूं? डूब कर मर जाऊं या लटक जाऊं? आवेश में आकर कड़वी बातें कर रही हो। ध्यान लगाया करो, अपने अंदर भीतर चले जाओ। तुम्हें जिंदगी का मकसद समझ में आ जाएगा। ये सारे मोह माया के धागे काट कर तुम भी मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकती हो। जीवन भर की कठपुतली बने रहना इंसानी शक्ति का अपमान है पुष्पा। वही तो सर, ये राहुल जायसवाल है तो मुकेश जायसवाल का रिश्तेदार, लेकिन बंदा इंतजार में रहता है कि कब मुकेश काम पर निकले और ये बंदा उसके घर के अंदर दाखिल हो जाए। और ये मुकेश की पत्नी कामिनी तब घर पे रहती है। वही तो सर, वही तो। बच्चा भी तो है। बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती है और जाने से पहले इशारा करती है इस राहुल को, इशारा करते ही राहुल घर के अंदर। कई बार तो घंटों बाहर फील्डिंग करता रहता है।
जिस दिन ये सिग्नल होता है मतलब मुकेश उस दिन काम पर नहीं गया, घर पर ही। तो राहुल उस दिन कामिनी घर नहीं जाता, उल्टे पैर वापस लौट जाता। बड़ी शिद्दत वाला आशिक लगता है। वही तो सर। आशिकी है तो ज़रूरी नहीं कि हमारे 4 मर्डर केस से उसका कोई लेना देना हो। या फिर तेरे पास हुक्म का कोई इक्का है? फिलहाल तो नहीं है सर, लेकिन एक तुक्का मारो। काम है तेरा, जल्दी बोल। सर ये प्रतीक जायसवाल पाठक नगर में एक बड़ा घर लेता है और चुन चुन कर मुकेश जायसवाल और कामिनी जायसवाल के साथ ही रहता है। ऐसा इनके बीच में क्या रिश्ता था? सर ये राहुल जायसवाल ही तो है जिसने हमें विकास प्रसाद की लीड दी थी, मोहन के जिगरी दोस्त की। और इसे हमने स्कैनर पर लिया ही नहीं। दे रहा है दुरुस्त है। घसीटा जरा इसे, देखते हैं कहीं हमारे 4 मर्डर केसेस का सिंगल विंडो क्लियरेंस तो नहीं। देख सलीम, बड़े बाबू के नाक के नीचे से पेपर निकलवाना मतलब जिंदगी और मौत का सवाल है। ओ जय बाबू, 4 मौतें हुई है, केस कोयले पर है। अरे यार उसे मुझे क्या लेना देना? अगर तुम्हारे चक्कर में मेरी नौकरी चलेगी तो मैं तो मर जाऊंगा। कम से कम 3 दिन लगेंगे। 2 3 दिन लगेंगे पूरे पेपर निकलवाने में। जल्दी है, लेकिन सारे कागजात चाहिए, सारे के सारे। यस सर। ये राहुल पूजा, कपिल, मुकेश, कामिनी, प्रतीक और मोहन इन सबसे रेगुलर टच में था। क्यों, आपको कुछ खटकने वाली बात मिली क्या? 21 जून को प्रतीक जायसवाल आखिरी बार जिंदा देखा गया और उसी दिन उसका सो कॉल्ड एक्सीडेंट भी हुआ। और उसी सुबह 8 बजे राहुल ने किसी धामी ट्रेवल्स के लैंडलाइन पे कॉल किया था, पाठक नगर की एक ट्रैवलिंग एजेंसी। सर कहीं वो ब्लैक एसयूवी? करेक्ट, खटकने वाला हूँ। तो तू दोस्त है राहुल जायसवाल का, सुरेश धामी? जी हाँ। 21 जून को ये ब्लैक एसयूवी राहुल जायसवाल ने बुक की थी? जी। प्रदीप जी, ये गाड़ी शायद आपके राडार से छूट गई। जी, लगता तो ऐसा ही है। सर बात क्या है? सर मेरी गाड़ी कहीं गलत काम में इस्तेमाल तो नहीं हुई ना? हुई है, और क्यों हुई है और कैसे हुई है ये तेरा दोस्त बताएगा हमें, राहुल जायसवाल। इस राहुल जायसवाल और कामिनी जायसवाल दोनों को उठा लो, पता करते हैं कि कठपुतलियाँ क्यों नचाई गई और धागे किसके हाथ में थे। राहुल, ए राहुल। आया माँ। 21 जून को ब्लैक एसयूवी में तुम्हारे साथ और कौन कौन था? ब्लैक एसयूवी? क्या सर, ये क्या बोल रहे हैं आप? पंचनगर के पास जब तुम लोगों ने प्रतीक की लाश फेंकी तब तुम्हारे साथ और कौन कौन था? जी, आदर्श स्कूल में है ना? हाँ, लेकिन क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक है आदर्श। मुकेश से कहना वो उसे स्कूल से लेके आए क्योंकि हम तुझे लेने आए हैं। मुझे? लेकिन क्यों? ये तुझे भी पता ही क्यों, और मुकेश को भी पता ही क्यों। मुकेश से कहना कि हमारे आदमियों ने उसकी साइड पे नजर रखी हुई है, तो आदर्श के साथ भागने की कोशिश तो कतई ना करे, वरना जेल में उसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी। तुम्हारी गर्लफ्रेंड कामिनी सब कुछ कबूल कर चुकी है। उसने कबूल किया है कि प्रतीक के मर्डर में वो शामिल थी। मर्डर, एक्सीडेंट नहीं। अगर तू चाहता है कि तेरे हाथ पैर सलामत रहें, सब कुछ सच सच पक दे। झूठ बोल रहा है राहुल। तो तू सच बोल, रोका किसने है? बोल, तूने मारा प्रतीक को या राहुल ने? मैं प्रतीक को क्यों मारूंगी? राहुल क्यों मारेगा? वो आप उससे पूछिए ना। मतलब राहुल ने मारा है ना? हमारा एक कांस्टेबल है राम सिंह, सस्पेंडेड है। जानते हो सस्पेंड क्यों हुआ? उसने एक मुजरिम के ये जो दोनों कान होते हैं सर वो उखाड़ दिए थे। सर मुकदमा अभी भी चल रहा है। सर उसे कभी कभी यहाँ बुला लेते हैं तो जैसों की मालिश करने के लिए। सर राहुल, सर तेरा पर्दा गिर गया है। बोल। सर मैं अकेले नहीं था सर, मैं अकेले नहीं था सर। वो हम जानते हैं, कामिनी थी तेरे साथ। सर और भी थे। कौन कौन? मैं, कामिनी, राकेश और कपिल भी साथ था। क्या बात? पूरी फैमिली ब्लैक एसयूवी पर पिकनिक मनाने निकली थी। चल अब जल्दी से वजह बता।
वो घर पर है। अरे प्रतीक, आजा आजा। कैसे हो भाई? मस्त हो मुकेश भाई एकदम। आप कैसे हैं? भाई जिंदा है तेरी भाभी की राज में। प्रतीक चाय लोगे? हाँ भाभी पिला दो। अब पति है मेरा, उसे उसी के घर में आने से रोक तो नहीं सकती ना। काम वाम छूट गया है क्या उसका? आधे से ज्यादा वक्त तो घर में ही पड़ा रहता है। पूछो मत, अपनी मूड का मालिक है वो। एक काम करें, अगर हम लोग एक साथ एक ही घर में रहे तो? बढ़िया, लेकिन वो यहाँ चौरीपुर में नहीं हो सकता। तो प्रतीक का खुद का घर बेचना और पाठक नगर में एक बड़ा घर लेना, ये सब तेरा आइडिया था ना? नहीं, उसी का था। तरसता था मेरे लिए। और राहुल, वो भी तरसता था? हाँ, वो भी। सिर्फ मेरा पति नहीं तरसता था, सालों साल मुझे तरसाए रखता था। हर औरत को हर किस्म का सुख मिलना चाहिए। अबे ओ, हर औरत की बच्ची, ये अपना फालतू का ज्ञान ना अपने पास रख और मुद्दे की बात कर। ये राहुल और प्रतीक तेरे पे पैसा उड़ाते थे ना? आप मुझे वेश्या साबित करना चाहती है? वेश्या काम करती है, अपना पेट पालती है और अपने परिवार का पेट पालती है, खून नहीं करती वो। मैंने खून नहीं किया है। वैसे ये राकेश और कपिल, ये भी तेरी तरस मंडली के मेंबर थे? मैंने कहा ना आपसे, दुनिया पागल थी मेरे पीछे, सिवाय मेरे पागल पति के। क्या हुआ? मुकेश घर पर होगा या फिर कामनी इस बेड़े प्रतीक के साथ होगा। ये प्रतीक ना कुछ ज़्यादा ही मुंह मार रहा है। हाँ यार, जब जाओ साला वहीं बैठा रहता है। ऐसा एक बार भी नहीं हुआ जब हम लोग वहाँ गए हों तो भाई साहब उठकर दूसरे कमरे में चले जाएं या घर से बाहर चले जाएं। यार अपना अच्छा चल रहा था यार, मिल बांट के। ये बेवड़ा प्रतीक कहाँ से आ गया है? बावला हो गया कामिनी के पीछे। शादी वादी करना चाहता है क्या? अब मुझे क्या मालूम, मैं तो उससे कुछ बोल भी नहीं सकता। मेरा दूर का रिश्तेदार जो है, और तुम्हारा तो साला है ना। मेरे पीठ पीछे तेरा इन दोनों के साथ भी चल रहा है, क्यों? बड़ा गुस्सा आ रहा? इतना हक तो मेरा पति भी नहीं जता था। हक है, इसीलिए हक जता रहा हूँ, समझी? और आज के बाद ये राहुल और राकेश जीजाजी यहाँ दिखने नहीं चाहिए, कभी नहीं मिलेगी तुमसे। हक वही जता सकता है जिसके जेब में पैसा हो और जिसके जेब से पैसा आसानी से निकले। लेकिन प्रतीक तो दिन भर दिन कंगाल हो जा रहा था। तो तूने राहुल और राकेश के साथ मिलकर प्रतीक का मर्डर प्लान किया, और इन सब में कपिल कहां से आया? वो भी शामिल था इसमें? नहीं, मैं कपिल के साथ नहीं सोती थी, उसे राकेश साथ लाया था। क्या है जी? चलो, तुम्हें दारू पिलानी। क्या? हाँ, ठीक उसी तरह जैसे तुमने प्रतीक को दारू पिलाई थी 21 जून को। प्रतीक मुझसे और राकेश से बहुत चिढ़ता था। वो हमारे साथ पीता नहीं था। ये पीने पिलाने वाला पैंतरा तुम लोग काफ़ी वक्त से काफ़ी लोगों पे आजमा चुके हो। सर, ये पिलाने वाला आइडिया राकेश का था। पी पी के वैसे ही सारी जायदाद ख़त्म कर चुका है वो, ऊपर से कामिनी के साथ मुंह काला कर रहा है, सो अलग। और काफ़ी पैसे तो उसने कामनी पे उड़ा दिए, समझ रहे हैं ना? देखो, प्रतीक के पास जितने भी खेत वेत बचे हैं ना, उससे अच्छा खासा पैसा आ जाता है। प्रतीक के बाद वो सब हम दोनों का हो जाएगा, हक से। मतलब प्रतीक के बाद? हाँ, प्रतीक के बाद। क्या बोलते हो साड़ू भाई? गाड़ी मैंने किराए पर ली थी और प्रतीक से मिलने कपिल गया था। सच सच बता कामिनी, ये कपिल भी तेरी आशिकों की लिस्ट में था ना?
मैं आपको बोल चुकी हूँ कि वो नहीं था। वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। उसे सिर्फ प्रतीक को दारू पिलाने के लिए शामिल किया गया था। कामनी ने हमें पहले ही बता कर रखा था कि 21 जून को मुकेश जल्दी काम पर जाने वाला है। फिर कहाँ मारा प्रतीक को? श्यामबाग के पीछे। और प्रतीक को वहाँ लाए कैसे? प्रतीक की कपिल से अच्छी जमती थी, तो कपिल प्रतीक को पिला विला कर वहाँ घुमाने के बहाने लेकर के आया था, और कामिनी भी साथ में थी। कपिल जीजू, आप तो कह रहे थे किसी अच्छे से बार में बैठेंगे। देखना प्रतीक, बाहर कितनी मस्त हवा चल रही है, मौसम कितना बढ़िया, नशा और भी चढ़ेगा। चलना उधर। हाँ ये बात तो है। मोहन जायसवाल, उसे क्यों मारा? वो भी शामिल था इस सब में? सर जी कसम खाते हो, मोहन को कौन मारा, कैसे मारा, क्यों मारा, हमें कुछ भी नहीं पता साहब। तुझे भी नहीं पता राकेश? सच बोल रहा हूँ साहब, मुझे भी नहीं पता। अशोक, वो नई वाली लाल मिर्च मंगवाई थी ना, वो लेकर आओ। मोहन को मार के मेरा कोई फायदा नहीं होता साहब। सब सिर्फ प्रतीक के कत्ल में मैं शामिल था, लालच में आ गया था, लेकिन मोहन नहीं साहब, मोहन नहीं। साहब मोहन को मार के मेरा भी कोई फायदा नहीं होता। राहुल, राकेश, कपिल और कामिनी बहुत पहुंचे हुए, वो सारा इल्ज़ाम तेरे से मर देंगे, मोहन का मर्डर भी, और हमें भी कोई ख़ास दिक्कत नहीं होगी। सर मैं कसम खा के कहता हूँ, मोहन के मर्डर में मैं दूर दूर तक शामिल नहीं था। सर मेरा कोई मतलब ही नहीं था उसके साथ। तो किसी का तो मतलब रहा होगा ना, ऐसे तो नहीं मारा बिना मतलब के। सर वो कामनी का मतलब था। वो भी सोता था उसके साथ? नहीं, मोहन के साथ तो कभी नहीं। पर मरवाया तो तू नहीं? हाँ। कारण? क्योंकि वो मुझे डराता था, भांडा फोड़ने की धमकी देता था। उफ, एक झंझट खत्म होती नहीं कि दूसरी शुरू हो जाती है। किसकी बात कर रही है? वही मोहन जायसवाल। साली, हम दोनों कम पड़ते हैं क्या जो किसी और के साथ? चुप, एकदम चुप। एक तो मेरे आशिकों की गिनती सिर्फ और सिर्फ मैं रखती हूँ, कोई और नहीं रख सकता। और दूसरी बात, मुझे वो मोहन पहले से ही पसंद नहीं था। अभी 3 दिन पहले मार्केट में मिला, अब पीछा करने लगा। कामिनी भाभी। अरे मोहन, कैसे हो? ठीक हूँ, अच्छा हूँ भाभी। आइए आपको घर छोड़ देता हूँ, इसी बहाने आपका घर भी देख लूंगा। सुनो, जब जब मुकेश घर पे ना हो मुझे फोन करके बुला लिया करो। पुष्पा मामी को फोन करूँ क्या? कोशिश करो, फिर उसके बाद मेरा फोन जाएगा पाठक नगर पुलिस थाने। क्या क्या किया मैंने? क्या किया है तुमने? सब कुछ तुमने ही किया है। 21 जून को मेरी प्रतीक से बात हुई थी, हम मिलने वाले थे पर मिले नहीं, क्योंकि कपिल जीजाजी उससे मिलने आ रहे थे। और ये बात तुमने पुलिस को तो बताई नहीं। कोई नहीं, पुलिस तुमसे पूछेगी, कपिल से भी पूछेगी कि ये पहले क्यों नहीं बोला, और क्या छुपा रहे हो। आंखें और कान तो सबके पास होती है कामिनी भाभी, पर हर कोई मुकेश भैया जैसा नहीं होता। साले के कान, नाक और आंखें सब बंद कर देना चाहती हूँ, और वो सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, तुम दोनों के लिए भी खतरा है। मुझे बिना मर्जी किसी का छूना तो दूर, देखना भी गवारा नहीं है। और वो कमीना मुझे धमकियां देकर मुफ्त में मजे लेना चाहता था। ये राकेश और राहुल ने उसे मारा? मैं नहीं जानती कि किसने क्या किया, बस खबर मिली कि वो मर गया, और सच कहती हूँ सुकून मिला। हाँ भाई, बैठते हैं, बिल्कुल बैठते हैं। बोलो कहाँ मिलना है? तेरे खेत से बेहतर जगह नहीं है भाई, उसी पेड़ के नीचे मिलते हैं। विलायती जापानी स्कॉच लाया हूँ, सालों से मेरी और मोहन की अच्छी जमती थी।
हम अक्सर उसके खेत में बैठकर पिया करते थे। तो सिर्फ तुम दोनों ही पी रहे थे या उस शाम को सब आशिकों की मंडली जमा हुई थी वहाँ पे? सिर्फ हम दोनों ही थे, राकेश बाद में आया था। कमाल की चढ़ी है बे, ये कहाँ से लाए जापानी दारू? नीता, अरविंद, इन दोनों को क्यों मारा? सर, नीता दीदी और अरविंद का मुझे सच में नहीं पता है सर। सर, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप राम सिंह को बुला लो सर। मेरे कान उखाड़ दो या जो करना है करो सर। जब कुछ पता ही नहीं है सर तो क्या बोलूं? मुझे याद नहीं है मैडम कि मेरी राकेश के साथ दोस्ती कब हुई थी। राकेश की नीता के साथ शादी होने से पहले से ही तेरी उसके साथ दोस्ती थी? बेडरूम वाली दोस्ती? हाँ शायद, लेकिन आप उसी से क्यों नहीं पूछती? मैं ऐसे हिसाब नहीं रखती। और मैडम, मेरा किसी के साथ कोई बैर नहीं था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैं अपनी खुशी चाहती थी और सामने वाले को खुश कर देती थी। इन सब ने अपने आप में जाल बनाया और सबके सब फंस गए और मुझे भी फंसा दिया। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। क्यों? सर जी, नीता और अरविंद के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। सर जी, प्रतीक और मोहन के कत्ल में मैं शामिल था, ये मैं कबूल करता हूँ, लेकिन नीता और अरविंद के कत्ल को मेरे सर पे क्यों डाल रहे हो साहब, जबरदस्ती? राकेश दास, जबरदस्ती तो हमने भी शुरू भी नहीं की है, हालांकि बहुत पहले करनी चाहिए थी। लेकिन एक बात तो तालाब के पानी से भी ज़्यादा साफ है कि पहले तुम्हारी पत्नी नीता और उसके 2 साल के बाद उसका भाई अरविंद दोनों तालाब के पानी में डूबे नहीं थे बल्कि डुबोए गए थे। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं कि नीता और अरविंद का कत्ल हुआ। सर, वैसे तो हम सबको तोड़ रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा शक है कि इन सारे मर्डर्स के पीछे नीता के पति राकेश दास का ही हाथ है। सर, वैसे प्रतीक और मोहन को पिला करके इस मर्डर को सुसाइड और एक्सीडेंट का रूप देने का आइडिया इसी राकेश का ही था। तब तो 100% नीता और अरविंद के साथ यही हुआ। चौरीपुर से पाठक नगर तक मेरे नाक के नीचे ये सब चल रहा था, मुझे पता कैसे नहीं चला? ऐसा कैसे हुआ इसकी खोज तो तुम्हें अपने अंदर झांक कर करनी होगी मुकेश, पर हुआ तो है। इंसान जब सच का सामना नहीं करना चाहता, आभास होते हुए भी आंख मिलाना नहीं चाहता, तो अक्सर वो सच के साई से भी दूर रहता है। मुकेश, तुम पिछले सालों के एक एक दिन को ध्यान से याद करो। कितनी बार सच ने तुम्हें दस्तक दी होगी और कितनी बार तुमने सुन के भी अनसुना कर दिया होगा। बड़े तिक्रम के बाद ये कागजात हाथ लगाए सर। इस कमीने राकेश दास ने नीता से शादी करने के 1 हफ्ते बाद ही उसका 25 लाख का बीमा करवाया था 2010 में। और उसके बाद उसने पूरे 2 साल इंतजार किए और फिर अपनी बीवी को मार डाला। हाँ मैम, क्लोजर रिपोर्ट के लिए पीछे पड़ा था चित्रापुर थाने में। इंश्योरेंस उड़ा नहीं लिया शाह ने। सर, इस राकेश पर हमारा डाउट तभी जाना चाहिए। कोई बात नहीं, 4 साल की कसर एक ही बार में पूरी करें। सॉलिड धुलाई करो इसकी। इससे नीता का सच हुआ, अरविंद का तो अपने आप बोल देना। बोनस। मेरे सर पर बहुत कर्ज था, इसलिए बीमा के पैसे के चलते मैंने नीता से शादी कर ली। तो तुमने नीता को मारने का प्लान उससे शादी करने से पहले ही बना लिया था? जी हाँ। और कामनी के साथ तेरा रिश्ता शादी से पहले से था? हाँ। तो कामिनी भी इस बीमा के पैसों के लिए किए गए मर्डर में शामिल थी? नहीं, इन सब में वो लोग कोई भी शामिल नहीं थे। वो तो उस दिन वो तालाब पर थी और मुझे मौका मिल गया। और नीता का भाई अरविंद? अरविंद को पता चल गया था कि मुझे बीमा के पैसे मिल चुके। वो मुझे ब्लैकमेल करने लग गया। मैंने उसको पैसे दिए थे, लेकिन उसको 50% चाहिए था, इसीलिए मैंने उसका भी। तूने उसे भी मार डाला? हाँ, मार डाला उसको भी। उस दिन भी तालाब किनारे कोई नहीं था।
इन चारों केसेस में अलग अलग लोगों के अलग अलग किरदार रहे, सबकी अलग अलग चार्जशीट फाइल करो। सर। इंश्योरेंस कंपनी को भी इन्फॉर्म करो, और इस कपिल की बीवी पूजा, इसे ज़रा डीपली टटोलो। राइट सर। इस केस में कुछ लोग नाना कहते हुए भी इन्वॉल्व रहे, ब्लैकमेल करते रहे। और इस फैमिली के बुजुर्ग नारायण जायसवाल, सन्यासी नारायण जायसवाल, ज़रा पता करो कहीं ऐसा तो नहीं काफ़ी कुछ जानते हुए चुपचाप बैठे रहे हो और मौन व्रत धारण कर लिया। सर वो तो अपनी दुनिया में रहते हैं। लेकिन अगर जुर्म के बारे में जानने के बावजूद चुपचाप बैठे रहे हो तो हमारी दुनिया में उसे भी जुर्म ही माना जाता। हमारे परिवार के सारे बच्चे इतना भयंकर खेल खेल रहे थे, सबकी जिंदगी दांव पर लग गई। क्या आप जानते थे? नहीं पुष्पा, मुझे नहीं मालूम था कि ये इतने भयंकर चक्रव्यूह में फंस रही है। एक बात बताओ, ये बात उन लोगों को भी पता नहीं थी कि वे क्या कर रहे हैं, क्या होने वाला इस खेल का अंजाम। बिल्कुल नहीं जानते। किसी की जान ले लेना किसी भी सूरत में कोई खेल नहीं है, और जुर्म करने के बाद इस उम्मीद में बैठे रहना कि कभी पकड़े नहीं जाएंगे खेल नहीं, बेवकूफ़ी है। इंसान का बनाया कानून इंसानियत और कुदरत के नियमों से ही प्रेरित है। हर कर्म का एक निर्धारित फल होता है और हर जुर्म का एक ही फल है, किए की सजा। जय हिंद।